बहुत ही प्यारी लाइन है। जिसने भी खुद को खर्च किया है, एक दिन पूरी दुनिया ने गूगल पे उसको सर्च किया है। सो बेसिकली आप अपनी लाइफ के जितने भी क्वालिटी टाइम स्टडी में स्पेंड करते हैं, या आपको ये लगता है कि नहीं मैं जो भी कर रहा हूँ वो उसके एफर्ट्स पे मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो प्लीज़ उससे डीमोटिवेट मत होइए। क्योंकि सफलता 1 या 2 दिन की जर्नी नहीं है। सफलता आपकी वो स्टेप पर की गई हर एक छोटी से छोटी कोशिश की एक जर्नी है, जिसमें आप अपनी सफलता को पाने के लिए हर वो मुमकिन प्रयास करते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर वो पेशेंस, वो धैर्य नहीं है, तो एक समय जब आएगा जब आप अपने रिजल्ट के बहुत नज़दीक होकर भी अपने आप को हारा हुआ महसूस करेंगे, तो ये चीज़ जब भी आपको गलत रास्ते पर लेकर जा रही है। तो मेरी आपसे एक गुजारिश है, अपनी लाइफ में जितने भी एफर्ट्स और हर्डल्स आप फेस कर रहे हैं उसके लिए अपने आप को मोटिवेटेड बना के रखिए, क्योंकि इसी एफर्ट्स की वजह से आप अपनी लाइफ में वो हासिल करने वाले हैं जो आप चाहते हैं। सो वेलकम एवरीवन, मैं आरती आपका स्वागत करती हूँ हमारे ऑनलाइन स्कूल इंडिया फैमिली में। एंड आज हम बात कर रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 15 की, पृथ्वी पर जीवन। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हमने कवर अप की है। बायोम के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। आई होप मैंने जो आपको होमवर्क दिया था वो आपने कंप्लीट कर लिया होगा। सो उसी से आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे वन्य प्रदेश का जो क्षेत्र है बायोम का, उसमें कौन कौन से पॉइंट्स हमको इसमें एक्सप्लेन करना है एज अ मैप, उसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? सो हमने लास्ट पढ़ा था बायोम के बारे में। जब हम बात करते हैं बायोम की अवस्थाओं की बात की जाती है, तो आपको अच्छे से अब समझ में आ गया होगा। 5 प्रकारों के आधार पर हम सबसे पहला अध्ययन करते हैं वन का। वन को हम 3 भागों में बांटते हैं। प्रथम आपका उष्णकटिबंधीय, जिसमें आपके भूमध्य और आपके मध्य रेखीय और पर्णपाती वन आ जाते हैं। फिर आपका सेकंड आता है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। शीतोष्ण कटिबंध के बाद आपका बोरोविल क्षेत्र, और इसमें आपको जो स्कैंडिनेवियन जो कंट्री है, इसमें आपको उत्तरी यूरोप है। सॉरी, आई थिंक कल मैंने पश्चिमी यूरोप करवा दिया था। एक कमेंट के अकॉर्डिंग मुझे समझ में आया, इसके आधार पर मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे कल मिस्टेक हो गई थी। तो हम बात कर रहे थे स्कैंडिनेवियन कंट्री, जो आपके नॉर्थ यूरोपियन कंट्रीज़ होती हैं। उत्तरी यूरोपियन देशेस जो हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, पश्चिमी यूरोपियन नहीं। तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ और कनाडा, अलास्का और साइबेरिया को आपने मैप पे अच्छे से ड्रॉ कर लिया होगा। एंड इसके आधार पर हम इसकी सिचुएशन, इसके क्लाइमेट लेवल को समझेंगे कि इसकी जो जलवायु विशेषता हैं वो क्या है। तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, चूंकि आपको पता है टेम्परेचर क्या रहता है यहाँ पे, सर्वाधिक रहता है। तो तापमान यहाँ का 20 से 25 डिग्री सेल्सियस रहता है। लगभग एक समान ही वितरण पाया जाता है। और पर्णपाती में आपका 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है। वर्षा यहाँ की कैसी होती है? वर्षा यहाँ की 1000 मिलीमीटर के लमसम ऋतुओं में होती है। फिर सेकंड है हमारा जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, वहाँ का तापमान आपका 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक पाया जाता है। वर्षा सामान्य से 750 से लेकर 1500 मिलीमीटर तक रहती है। फिर उसके बाद हमारी स्पष्ट ऋतुओं का असाधारण शीत ऋतु पाई जाती है। फिर बोरविल जो है हमारा, उसमें छोटी आर्द्र ऋतुएं पाई जाती है। मध्य रोम से गर्म और ग्रीष्म ऋतु होती है। लंबी वर्षा शीत ऋतु होती है। और इसी के आधार पर हमारी जो वर्षा है यहाँ का ताप वितरण जो है वो 400 से लेकर 1000 मिलीमीटर के आधार पर पाया जाता है। इसके आधार पर हम मृदा की बात करें तो मृदा हमारी अम्लीय पोषक होगी। तत्वों की कमी यहाँ पर पाई जाती है, क्योंकि भूमध्य रेखीय वन पर टेम्परेचर ज़्यादा पाया जाता है। और यहाँ पर जो वर्षा का वितरण भी है वो बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो अवस्थाएं बनती हैं पवनों की, क्लाइमेट की, वो आपको अच्छे से समझ में आया हुआ ही है। तो ये इसका कारण भी आप अच्छे से समझ सकते हैं कि इसका रीज़न क्या है। भूमध्य रेखीय जो वन क्षेत्र है वहाँ पे आपको विभिन्न प्रकार की जलवायु विभिन्नताएं देखने को मिलेगी, लेकिन जो इसका टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है वो लगभग इक्वल ही रहेगा। फिर है हमारा पोषक तत्वों में धनी, इसकी जो सेकंड सिचुएशन जो है उसके आधार पर। फिर है हमारा उपजाऊ और जो हमारा घटक जीव है, इसमें प्रमुखतः कौन कौन से पाए जाएंगे? कूड़ा करकट पदार्थों से भरपूर पाया जाता है आपका शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। देन सी आपके अम्लीय व पोषक तत्वों के आधार पर मिट्टी की अपेक्षाकृत पतली परतें यहाँ पर पाई जाती हैं। फिर यहाँ पर कौन कौन से वनस्पति पाई जाएगी? वनस्पति में आपके वृक्ष के झुंड, लंबे घने वृक्ष पाए जाएंगे भूमध्य रेखीय में। पर्णपाती में कम घने मध्यम ऊंचाई के वृक्ष होंगे। प्रजातियों का एक साथ पाया जाना यहाँ पर है। दोनों में कीट पतंगे, चमगादड़ पक्षी व स्तनधारी जंतुओं का पाया जाना उपस्थित है। तो ये आसानी है। अब इनको आप क्या समझेंगे? इनको रटना ही पड़ेगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। उष्णकटिबंधीय के आधार पर अगर आपको उसकी लोकेशन पता है, उसके अक्षांशीय विस्तार पता है, तो टेम्परेचर के इक्वल लेवल को आप मेजर कर सकते हैं। दूसरा, वहाँ की जो मृदा पाई जाती है, मृदा को भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। और मृदा की वजह से जो वनस्पतियाँ ग्रोथ
ग्रोथ कर रही हैं, वो भी आपको याद ही करनी पड़ेगी। इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट बेस्ड चीज़ नहीं है, ये आपको लर्न करनी पड़ेगी। 1-2-3 बार आप 2-3 बार जब इसको रीड आउट करेंगे तो आई थिंक आपको ये लर्न हो जाएगी। फिर है हमारा क्षेत्र के आधार पर सदाबहार कोणधारी वन जैसे कि पाइन पाई जाती हैं, फर, स्प्रूस और कटफोड़ा, चील, भालू, हिरण, खरगोश, भेड़िया, चमगादड़ आदि इसके मुख्य प्राणी हैं। फिर दूसरा क्षेत्र आता है हमारा मरुस्थलीय क्षेत्र। वन को हमने बहुत अच्छे से समझ लिया, वन के प्रकारों को। ऐसे ही आपको मैप पे उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है, वहाँ पे वनस्पति पर्टिकुलर जो इंपॉर्टेंट आपको लगती है वो लिख लेनी है। 1-2 भी आप लिख लेंगे तो आपको याद हो जाएगी, और उसके लोकेशन के आधार पर भी आप इसको, अगर आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है तो भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर है हमारा मरुस्थलीय। मरुस्थलीय के आधार पर गर्म व उष्ण मरुस्थल पाई जाती हैं, अर्धशुष्क मरुस्थल, तटीय मरुस्थल और शीत मरुस्थल। 4 मरुस्थल इसमें मुख्यतः रूप में पाई जाती हैं मरुस्थल के क्षेत्रों के आधार पर। इसमें कौन कौन सा क्षेत्र होगा? गर्म मरुस्थल में आपका सहारा, कालाहारी, मरुस्थली, रूबल, ये सारे अफ्रीकी देश। गर्म मरुस्थल के आधार पर गौण क्षेत्र, एटेकामा क्षेत्र। एटेकामा जो क्षेत्र है आपका साउथ अमेरिका के अंतर्गत आता है। टुंड्रा जलवायु प्रदेश जो आपका ध्रुवीय क्षेत्र आता है वो इसके अंतर्गत आएगा। फिर उसके बाद टेम्परेचर 20 से लेकर 45 डिग्री मरुस्थलीय क्षेत्र है, जो कि तापमान हमारा ज़्यादा रहेगा। मिट्टी है, स्थलखंड है, स्थल जल्दी गर्म होते हैं, जल्दी देरी होती है, तो टेम्परेचर की प्रधानता भी यहाँ पे पाई जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जलीय क्षेत्र कम है। जलीय क्षेत्र कम है तो वाष्पीकरण भी नहीं है, और वाष्पीकरण नहीं होगा तो कंडेंसेशन, संघनन की क्रिया भी नहीं होगी और वर्षा भी नहीं होगी। तो सारी चीज़ों को अगर हमें अच्छे से पता है तो हम इसको अच्छे से लिख सकते हैं। वर्षा के कारणों को, वहाँ की वनस्पतियों के कारणों को हम अच्छे से समझ सकते हैं जब हमें वो क्लाइमेटोलॉजी अच्छे से समझ में आई हुई हो किसी क्षेत्र विशेष के आधार पर। फिर है हमारा टेम्परेचर। वर्षा के आधार पर A से D तक 50 से मिलीमीटर से भी कम वर्षा यहाँ पर पाई जाएगी। ऑब्वियसली है, जिसका कारण मरुस्थल है, तो पोषक तत्वों में भरपूर जैव पदार्थों का बहुत कम पाया जाना होता है, और 1 से 3 न्यून वनस्पति पाई जाती है। स्तनधारी, कीट, पतंगे, रेंगने वाले जीव यहाँ पर पाए जाते हैं। खरगोश, चूहे, हिरण, पृथ्वी पर रहने वाली गिलहरी, ये सभी चीज मरुस्थलीय जीव जंतु मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। थर्ड है हमारा घास भूमि। घास भूमि के आधार पर उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय स्टेपी क्षेत्र पाए जाते हैं। अफ्रीका के विशाल क्षेत्र, चाहे आपका ऑस्ट्रेलिया हो, दक्षिणी अमेरिका और भारत हो, इसके अंतर्गत आएगा। भारत का क्षेत्र भी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत, और शीतोष्ण कटिबंध में आपका यूरेशिया का कुछ भाग यानी यूरोप और एशिया का कुछ भाग और नॉर्थ अमेरिका का कुछ भाग इसमें शामिल रहेगा। इसमें गर्म व उष्ण जलवायु पाई जाती है। वर्षा आपकी 500 से लेकर 1250 मिलीमीटर तक होती है। उष्ण ग्रीष्म ऋतु में 500 से लेकर 900 मिलीमीटर की वर्षा यहाँ पर उपलब्ध रहती है। फिर है संरंध्रित मृदा के साथ ह्यूमस की पतली परत यहाँ पर पाई जाएगी। घास, पेड़ व लंबी झाड़ियों की अनुपस्थिति, जिराफ, जेब्रा, भैंस, चीता, लकड़बग्गा, हाथी, चूहे, सांप, अन्य सभी जीव यहाँ पर पाए जाते हैं। घास कहीं कहीं पर पाई जाती है, और वृक्ष जो पाए जाते हैं वो ओक और मुलायम वृक्ष इसमें उपस्थित रहते हैं। तो चीज़ों के आधार पर ही हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा वहाँ की वनस्पति, वहाँ की जलवायु, वहाँ का टेम्परेचर, इन तीनों के आधार पर, और उनके स्थान प्रदेशों के नाम। तो ये आपको बार बार याद करने पड़ेंगे। इस चैप्टर में मैं मानती हूँ अगर कहीं से बड़ा क्वेश्चन पुटअप हो सकता है तो बायोम के इंडेक्स से ही है। बायोम का विश्व वितरण कैसा है, विश्व वितरण के आधार पर, आप वनों के आधार पर, दूसरा आपका मरुस्थल के आधार पर, तीसरा आपका जो क्षेत्र है उसके मरुस्थल के आधार पर और घास भूमि के आधार पर, चौथा आपका जलीय और उच्चावच में आपका पर्वतीय क्षेत्र के आधार पर डिस्ट्रीब्यूशन करना है। फिर चौथा है हमारा जलीय, इक्वेटिक, जिसमें ताज़ा जल के समुद्री जल के क्षेत्र आएंगे। दो आपको पता है जलीय क्षेत्रों के बायोम, जिसमें झील, नदियाँ, सरिताएं, आर्द्र भूमि होगी। महासागर, प्रवाल, भित्ति, लैंगून व ज्वार नदमुख प्रमुख होंगे। समुद्री जल में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक तापमान विविधता पाई जाएगी। वायुदाब व आर्द्रता अधिक रहेगी, जिसका कारण आपको अच्छे से पता है। अगर आपने जलवायु में जल मंडल को अच्छे से समझ लिया है तो ये चीज़ें आप अच्छे से लिख सकते हैं। आप खुद के मन से भी कुछ कॉन्सेप्ट बना के लिख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। अगर आपको जलीय क्षेत्र की, समुद्र की, महासागरीय अवस्थाओं की बात की जाती है तो टेम्परेचर के बारे में आप लिख सकते हैं, वहाँ की वनस्पति के बारे में आप लिख सकते हैं, और वहाँ के जीव जंतुओं के बारे में भी आप लिख सकते हैं। फिर हमारे यहाँ पे शैवाल पाए जाएंगे, ऑब्वियसली जलीय क्षेत्र है। अन्य जलीय समुद्री पादप समुदाय यहाँ पर पाए जाते हैं। पानी में रहने वाले जंतु और प्राणी इसमें पाए जाते हैं। फिर है हमारा पर्वतीय क्षेत्र।
ऊंचे पर्वतीय श्रेणियों के ढाल जैसे कि हिमालय, एंडीज और रॉकी पर्वत क्षेत्र इसके अंतर्गत आएंगे। तापमान में भिन्नता पाई जाएगी, अक्षांशों पर आधारित टेम्परेचर होगा। जैसे जैसे आप ऊंचाई की तरफ जाएंगे आपका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। ध्रुवों की तरफ आपका टेम्परेचर घटता है। लेकिन चूंकि यह पर्वत पठार कहाँ पर स्थित है, हमारे नीचे के क्षेत्र में स्थित है, तो दाब प्रवणता भी यहाँ पे ज्यादा डिफरेंस दिखाई देगा। तो इस कारणों की वजह से भी यहाँ पर टेम्परेचर में विभिन्नता देखने को मिलती है। और वर्षा डिस्ट्रीब्यूशन में भी हम ये कह सकते हैं यहाँ पे एक विभिन्नता वाला एक लेवल बन जाता है। फिर है हमारे यहाँ पे ढाल रेगोलिथ से ढके हुए होते हैं। पर्णपाती से टुंड्रा प्रकार की वनस्पति ऊंचाई के आधार पर भिन्नता पाई जाती है। बायोम क्षेत्र जो था बहुत इजी कॉन्सेप्ट के आधार पर, अब इसको अगर मैं जितना भी एक्सप्लेन बार बार करूंगी तो भी वही बात रहेगी, क्योंकि ये फैक्ट्स के आधार पर है। और फैक्ट्स कभी भी आप कितनी भी कोशिश कर लें 1 या 2 बार पढ़ने से नहीं आएगी। एटलीस्ट आपको 4 टाइम इसको अच्छे से समझना पड़ेगा और उसके बाद आप कभी नहीं भूलेंगे। एक कोशिश ये कीजिए, सबसे पहले आप रीड आउट करें। सेकंड, आपको क्या करना है, मैप के अकॉर्डिंग इसकी लोकेशन मैच करें। थर्ड, आपको इसको राइट डाउन करना है। एंड फोर्थ, आपको वापस इसका बिना देखे रिवीजन करना है। अगर आप ये चीज़ 4 बार कर लेते हैं तो मैं मानती हूँ बायोम आपको कभी भी परेशान नहीं करेगा। बायोम से अगर कोई भी क्वेश्चन यहाँ से निकलता है तो आप अच्छे से कर सकते हैं। अगर त्रिवार्ता की बात की जाती है तो त्रिवार्ता हमारे चैप्टर के अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। बायोम में त्रिवार्ता के लिए आप सीनियर क्लासेस में अगर अच्छे से समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। अगर हम 11th की बात करते हैं तो NCERT के जो कॉन्सेप्ट है 5, उसको मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है। और इसको आप वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन भी आप अच्छे से कर सकते हैं वर्ल्ड मैप पे। तो कोशिश कीजिएगा जो भी आपके पॉइंट्स बन रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही आप उसको आंसराइज करें। अब हम बात करेंगे कुछ रासायनिक चक्रों की। देखिए, कार्बन चक्र भी होता है, जल चक्र होता है, भू रासायनिक चक्र होता है। इसके आधार पर क्या क्या चीज़ें बनती हैं, वो बायोम के आधार पर हम और इनमें क्या क्या चीज़ें प्रभावित होती हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें अगर कुछ डिटेलिंग होगी तो हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। सूर्य ऊर्जा का मूल स्रोत है, ये आपको पता है, जिस पर संपूर्ण जीवन निर्भर है। यदि ऊर्जा जैव मंडल में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा जीवन प्रक्रिया आरंभ करती है तो हरे पौधों के लिए भोजन व ऊर्जा का मुख्य आधार है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन व कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित हो जाती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आपको अच्छे से पता है, छोटी क्लासेस में भी आपने देखा है। पौधों द्वारा जो भी भोजन बनाया जाता है, एक प्रक्रिया पूर्ण की जाती है, प्रकाश का संश्लेषण किया जाता है। इसके दौरान क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड व ऑक्सीजन व कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित हो जाती है। भोजन व ऊर्जा का मुख्य आधार है पौधों के लिए सूर्य, और सूर्य से ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरी होती है। तो जैसे कि अगर हम बायोकेमिकल साइकिल्स की बात करें, जैसे कि सनलाइट यहाँ पौधे को मिल रही है, इस पौधे के अंदर से जो भी प्रोड्यूस चीज़ें हो रही है उसका फर्टिलाइजर नीचे की अवस्था में भी चट्टानों पर भी प्रभाव पड़ रहा है, और जो इसको प्रयोग कर रहा है उससे भी स्थानांतरण हो रहा है, और इसकी वजह से भी हीट वापस उत्सर्जित की जाती है। तो ऊष्मा का उत्सर्जन इस प्रकार से एक चक्र चलता रहता है जो कि एक दूसरे को अंतर संबंधों से प्रभावित किया करता है। धरती पर पहुंचने वाले सूर्यताप का बहुत छोटा भाग केवल 0.1% प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में काम आता है। इसका आधे से अधिक भाग पौधे की श्वसन और विसर्जन की क्रिया में, और शेष भाग अस्थायी रूप से पौधे के अन्य भागों में संचित हो जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए अगर पृथ्वी पर जो भी किरणें पहुंचती है उसका ओनली फॉर 0.1% ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया में काम आता है। उसमें से भी आधा तो पौधे की जो श्वसन और विसर्जन की क्रिया है उसमें चला जाता है, और शेष जो भाग बचता है वो आपका पौधे के छोटे छोटे भागों पर पहुंच जाता है। पृथ्वी पर जीवन विविध प्रकार के जीवित जीवों के रूप में पाया जाता है। ये जीवधारी विविध प्रकार के पारिस्थितिकी अंतर संबंधों पर जीवित है। जीवधारी बहुलता और विविधता में ही जिंदा रह सकते हैं। इसमें अर्थात जीवित रहने की प्रक्रिया होती है। विविध प्रभार जैसे कि ऊर्जा, जल व पोषक तत्वों की उपस्थिति सम्मिलित होती है। तो जहाँ पे भी जीवों के आधार की अवधारणा की बात की जाती है तो उनमें आपके एनर्जी भी पाई जाएगी और जल स्रोत पाए जाएंगे, और जो भी एलिमेंट्स है इंपॉर्टेंट पोषक तत्व वो इसके अंतर्गत शामिल होंगे। इनकी उपलब्धता ही संसार में विभिन्न भागों में उपस्थिति है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी जीवित जीव हैं उन सब में पारिस्थितिकी अंतर संबंध पाया जाता है। ये एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इनमें हम ये कह सकते हैं इनकी जो विविधता है वो एक दूसरे से ही बनती है, और स्पेशली इनका जीवन भी एक दूसरे पर होने वाली क्रिया प्रतिक्रिया को प्रभावित करता है। तो इसमें प्रमुखतः इनका जो प्रवाह है वो उसमें ऊर्जा भी होगी, जल भी होगा, और पोषक तत्वों के कारण ही इनका जीवन का निर्वाह संभव हो पाता है। और इनकी उपलब्धता से ही संसार के विभिन्न भागों में अलग अलग प्रकार के जीव प्राणी उपस्थित हैं।
यह विभिन्नता क्षेत्रीय होने के साथ साथ सामयिक भी होती है, यानी वर्ष के 12 महीनों में भिन्न भिन्न होती है। विभिन्न अध्ययनों से पता चला है कि पिछले 100 करोड़ वर्षों में वायुमंडल जलमंडल की संरचना में रासायनिक घटकों का संतुलन लगभग एक जैसा अर्थात बदलाव रहित होता रहा है। रासायनिक तत्वों का यह संतुलन पौधा व प्राणी ऊतकों से होने वाले चक्रीय प्रभाव के द्वारा बना है। तो ये अवस्था किस लिए होती है, या इनमें जो संतुलन पाया जाता है या इसमें जो बदलाव होता है वो किसकी वजह से होता है? जो भी रासायनिक तत्व हैं उनके संतुलन की वजह से जो प्राणी हैं वो ऊतक पौधे जो भी हैं इनके चक्रीय प्रवाह जो इस प्रकार से ऊर्जा का, पोषक तत्वों का या जलीय क्षेत्रों का जिस प्रकार से एक प्रक्रिया गतिविधि होती है ये एक पर्टिकुलर रासायनिक तत्वों के आधार पर होती है और यही आपका रासायनिक चक्र कहलाता है। यह चक्र जीवों द्वारा रासायनिक तत्वों के अवशोषण से आरंभ होता है। उनके द्वारा अगर हम बात करें अवशोषण की, अवशोषण का मतलब ऑब्जर्व करना किसी चीज़ का, तो वायु, जल, मिट्टी में विघटन पुनः आरंभ हो जाता है। ये चक्र मुख्यतः सौर ताप से संचालित होता है। जैवमंडल में जीवधारी व पर्यावरण के बीच रासायनिक तत्वों के चक्रीय प्रवाह को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। तो जो भी आपका पर्यावरण में रासायनिक तत्वों की क्रिया गतिक्रिया होगी उसके चक्रीय प्रभाव को ही हम भू रासायनिक क्रिया कहेंगे। जो पर्यावरण से इंटरेक्शन करके जो भी रासायनिक तत्व हैं उनके आधार पर जो क्रिया गतिविधि होती है वो आपका भू रासायनिक चक्र कहलाता है। बायो का अर्थ होता है जीव तथा जियो का अर्थ होता है पृथ्वी। उपस्थित चट्टानें, मिट्टी, वायु इनमें से शामिल हैं। तो जो भी बायो और जियो की बात की जाती है, बायो का मतलब होता है जीव और जियोग्राफी यानी पृथ्वी। तो उपस्थित जो भी पृथ्वी पर चट्टानें हैं, मिट्टी हैं, वायु है, जल है, इनमें कहीं ना कहीं बायो यानी जीव का प्रभाव दिखाई देता है। तो यही आपका भू रासायनिक चक्र कहलाता है। जैव भू रासायनिक चक्र दो प्रकार के हैं, एक आपका गैसीय और दूसरा आपका तलछटीय चक्र। गैसीय चक्र में पदार्थ का मुख्य भंडार स्रोत वायुमंडल व महासागर होता है, क्योंकि यहाँ ही से ही आपको पता है वायुमंडल से और महासागरों से कितनी गैसें उत्सर्जित होती है। तलछटी चक्र में प्रमुख भंडार पृथ्वी की भूपरपट्टी पर पाए जाने वाली मिट्टी, तलछट और चट्टानें हैं। तो दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, एक आपका गैसीय जिसमें आपका जलीय क्षेत्र होगा प्रमुखतः जलीय क्षेत्र, और एक आपका वायुमंडल होगा। वायुमंडल में गैसों का प्रभाव रहता है, आपको पता है महासागरों से भी कई सारी गैसें और कटकों के मध्य से जो ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी होती है उससे भी कई सारी गैसों का उत्सर्जन होता है। तो ये क्षेत्र और तलछटी क्षेत्रों में आपका जो आएगा मिट्टी और तलछट से बने चट्टानी क्षेत्र पृथ्वी के स्थलीय खंडों के आधार पर। तो ये था हमारा रासायनिक चक्र। रासायनिक चक्र की अगर हम कॉन्सेप्ट पे बात करें, रासायनिक, कार्बनिक और जलीय चक्र, इनको हम इंडिविजुअल लेवल पे भी समझेंगे। एक छोटा सा फ्लो चार्ट में आपको एक्सप्लेन करूंगी इन तीनों के एक्सप्लेनेशन के आधार पर। अभी हम एक बार चैप्टर रीड आउट कर लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एनालिसिस करके इनको पर्टिकुलर इनकी डेफिनेशन के साथ साथ एक छोटे कॉन्सेप्ट में हम मॉडल चार्ट बना के या फिर हम ये कह सकते हैं फ्लो चार्ट के रूप में इसको समझा देंगे। क्लियर है? फिर हम बात करेंगे जल चक्र की। जल चक्र जो है हमारा सभी जीवधारी वायुमंडल व स्थल मंडल में जल का एक चक्र बनाए रखते हैं। जो तरल, गैस व ठोस अवस्थाएं हैं वैसे जलीय चक्र कहा जाता है। जल चक्र में क्या क्या शामिल होगा? जल चक्र में आपका तरल अवस्था, तरल, गैस और ठोस, कठोर द्रव्य अवस्था जो भी है हमारी द्रव्य अवस्था, गैसीय अवस्था और ठोस अवस्था का जो पूरा एक चक्र पाया जाता है वो हमारा जलीय चक्र कहलाता है। और जलीय चक्र हमने जलमंडल में अच्छे से समझा है। वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, संघनन, ऊर्ध्वपातन, इन सारी क्रियाओं की घटनाओं का आधार जो है हमारे वायुमंडल और स्थल मंडल की जो जल है उनमें होने वाले चक्र हैं। यानी जो स्थल मंडल का जल है पुनः वायुमंडल में जाता है और वायुमंडल से संघनन होकर पुनः पृथ्वी पर लौट आता है। तो ये पूरा जो सर्किल चलता है उसे ही हम जल चक्र कहते हैं और इसको हमने बहुत अच्छे से लास्ट चैप्टर में समझा है। फिर है हमारा कार्बन चक्र। सभी जीवधारियों में कार्बन पाया जाता है। ये सभी कार्बनिक यौगिक का मूल तत्व है। जैवमंडल में असंख्य कार्बनिक यौगिक के रूप में जीवों में विद्यमान है। कार्बन चक्र कार्बन डाइऑक्साइड का परिवर्तित रूप है। यह परिवर्तन पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के यौगिकीकरण के द्वारा आरंभ होता है। इस प्रक्रिया में कार्बोहाइड्रेट्स व ग्लूकोज बनते हैं। कार्बनिक यौगिक जैसे स्टार्च, सेल्यूलोज, सुक्रोज के रूप में पौधों में संचित हो जाता है। जो पौधों को जो भोजन बनता है उसके आधार पर जो अवस्थाएं बनती है वो आपका कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत आता है, जो आपकी परिवर्तन कर देता है रासायनिक संघटकों में। और जो ये संघटकों में परिवर्तन रूप होता है वही हमारा कार्बनिक यौगिक कहलाता है।
कार्बोहाइड्रेट्स का कुछ भाग सीधे पौधों को जैविक क्रियाओं के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान विघटन से पौधों के पत्तों व जड़ों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस मुक्त होती हैं। शेष कार्बोहाइड्रेट्स जो पौधों की जैविक क्रियाओं में प्रयुक्त नहीं होते वह पौधों के ऊतकों में संचित हो जाते हैं। तो जो भी आपकी जैविक कार्बोहाइड्रेट्स की प्रक्रिया है, अगर उनकी जैविक क्रियाओं में वो मात्रा में प्रयुक्त नहीं रहते तो शेष भाग कहाँ पे उपस्थित संचित हो जाता है, आपके पौधों के ऊतकों में संचित हो जाता है। तो कुछ कॉन्सेप्ट जो हमारा बायो का है उसी के आधार पर यहाँ पे चीजें दे रखी है। ये पौधे यहाँ तो शाकाहारी के भोजन बनाते हैं या फिर अन्यथा सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित हो जाते हैं। शाकाहारी उपभोग के किए गए कार्बोहाइड्रेट्स का कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं और श्वसन क्रिया द्वारा वायुमंडल में छोड़ते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट भी हमें पता है कि जो भी कार्बोहाइड्रेट्स होंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड रूप में वापस चेंज हो जाएंगे और कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारा है श्वसन विधि द्वारा हम पुनः वायुमंडल में छोड़ देते हैं। इनमें शेष कार्बोहाइड्रेट्स का जंतुओं के मरने पर, सूक्ष्म जीवों के अपघटन पर और सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स ऑक्सीजन की प्रक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड में पुनः परिवर्तित हो जाता है। तो ये पुनः चक्रण चलता रहता है। जो भी अवस्थाएं, कार्बनिक यौगिक का मतलब क्या होता है, रासायनिक तत्व। हमने जो अभी तक अवस्थाएं देखी रासायनिक चक्र की, जलीय चक्र की और कार्बनिक चक्र की। कार्बनिक चक्र जो होगा आपके रासायनिक संघटकों का पुनः परिवर्तित और एक पुनः चक्रण जो चलता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट का कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को पुनः कार्बोहाइड्रेट्स में परिवर्तन की घटना एक कार्बनिक चक्र की अवस्था को समझाती है। जैसे कि कार्बन चक्र की बात की जाती है, अगर हम बात करें इन अवशेषों के आधार पर, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है। ये पादपों के द्वारा संविकरण होती है, पादपों द्वारा इसका श्वसन होता है और जंतु द्वारा ये पहुंचता है और जंतु में मूल श्वसन की घटनाओं के आधार पर ये अवशेष वापस पुनः पृथ्वी मृदा श्वसन की अवस्था में पुनः कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। जंतु द्वारा ये श्वसन की क्रियाओं द्वारा इसको छोड़ दिया जाता है। तो इन अवस्थाओं का एक पूरा चक्रीकरण चलता है, वही हमारा कार्बनिक चक्र कहलाता है। फिर नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीजन चक्र। ऑक्सीजन चक्र से लेके जो अवस्थाएं बनती हैं, इन सारी अवस्थाओं के आधार पर हम पर्टिकुलर इंडिविजुअल लेवल पे जब चीज़ों को समझते हैं तो एक एक पॉइंट, एक एक कॉन्सेप्ट को रिलेट कर रहा है। अब हम बात करेंगे इन चक्रीय अवस्थाओं की। इसके बाद हमारा ऑक्सीजन चक्र है। ऑक्सीजन चक्र के बाद नाइट्रोजन चक्र और इसके बाद जो भी अवस्थाएं, जितने भी हमारे चक्र बन रहे हैं उन सारे चक्रों को हम एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल लेवल पर डिस्कस करेंगे। तो जलीय चक्र, कार्बनिक चक्र और एक हमारा रासायनिक जैव, भूजैव रासायनिक चक्र, इन तीनों चक्रों को हम इंडिविजुअल लेवल पर एक इंडेक्स के तौर पर नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। आई होप आपको सो चीज़ें मैं रिलेट करके पढ़ा रही हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो आप शेयर कर सकते हैं। सो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए एंड एंजॉय कीजिए। टेक केयर योरसेल्फ। गुड बाय।